नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नए मुख्य सचिव एसएस संधू ने संभाला चार्ज। ओम प्रकाश ने सुखबीर सिंह संधू को कार्यभार सौंपा है। ओम प्रकाश को बनाया गया है राजस्व परिषद का अध्यक्ष। उत्तराखंड के 17वें मुख्य सचिव हैं एसएस संधू। तो सुखबीर सिंह संधू ने अपना चार्ज संभाला आज ही और एक नए सफर के साथ अब उनकी ये तस्वीर सामने आई है। ओम प्रकाश को बनाया गया है राजस्व परिषद का अध्यक्ष। उत्तराखंड के 17वें मुख्य सचिव हैं एसएस संधू। सुदीप जैन विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी मिल रही है? एसएस संधू ने आज अपनी नई जिम्मेदारी ले ली है और वो कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं। क्या कुछ उनका कहना था? कितने उत्साहित वो थे इस चीज को लेकर? मुख्य सचिव हैं एसएस संधू, उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कल वो सड़क मार्ग से देहरादून आ गए थे और देहरादून आने के बाद उन्होंने कल मुख्यमंत्री से शाम को बीजापुर में मुलाकात भेंट की है और इस मुलाकात के बाद ही मुख्यमंत्री से उनका जो डिस्कशन हुआ वही आज उनकी बैठक में भी दिखा। कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद एसएस संधू ने अपने सचिव और अपर सचिवों यानी सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरीज के साथ जो डिस्कशन किया है उसमें रोजगार पे, विकास पे और लंबित फाइलें न रहे किसी भी कीमत पर, या तो डिस्पोज हो या रिजेक्ट हो, कोई शिकायत इस प्रकार की ना होने पाए कि साहब प्रपोजल जा रखा मंत्री जी की बात आ रखी, जनप्रतिनिधियों की शिकायत आ रखी, निस्तारण नहीं हो रखा, इस पर वो निर्णय ले। करीब 1 घंटे की अपनी शुरुआती इंट्रोडक्शन के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए। यही उनका एजेंडा भी था। एसएस संधू ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता है रोजगार, दूसरी प्राथमिकता है विकास और तीसरी प्राथमिकता है जो पेंडेंसी पर आरोप है, जो पेंडेंसी की शिकायतें ये खत्म हो। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सुदीप। इसके अलावा वैसे तो कई सारे बड़े पदों पर रह चुके हैं एसएस संधू, लेकिन ये जो पद उनको दिया गया है मुख्य सचिव का और वो 17वें मुख्य सचिव है, तो ऐसे में उनके लिए कितनी चुनौती है इस चीज के इस सफर में? देखिए, एसएस संधू के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी क्योंकि करीब 7 माह के कार्यकाल में जो युवा मुख्यमंत्री हैं, कैप्टन है अपनी टीम 11 के, अपने 11 मंत्रियों के, उनके जो निर्णय होने हैं उसको 100% इंप्लीमेंट कराना है क्योंकि करीब 6 माह बाद सरकार चुनाव में चली जाएगी। इस 6 माह में जो पुराने काम है उनको आगे बढ़ाना और नई सुदीप, आपको रोकना चाहेंगे 1 सेकंड। नए मुख्य सचिव ने मीडिया से बात की और कहा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा एसएस संधू ने, आपको सुनाते हैं। जो कोविड से बहुत प्रभावित हुई है और हमें पूरा बल लगाना है, पूरा जोर लगाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जल्दी रोज़गार और पैदा कर सकें। और कोविड के कारण काफ़ी बेरोज़गारी सारे देश में बढ़ी है क्योंकि कई होटल और कई और ऐसी संस्थाएं बंद हुई हैं जिसमें हमारे युवा काम करते थे, तो उसके ऊपर पूरा विचार किया जाएगा। देखिए, रोज़गार एक ऐसी चीज़ है जो कोविड से बहुत प्रभावित। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर धामी ने किए प्रभारी मंत्री तैनात। मंत्रियों के पहले के जिलों में इस बार फेरबदल हुआ है। सतपाल महाराज बने रुद्रप्रयाग चमोली के प्रभारी मंत्री, हरक सिंह रावत बने टिहरी के प्रभारी मंत्री, बंशीधर भगत को देहरादून का दिया गया प्रभार, यशपाल आर्य बने नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री, बिशन सिंह चुफाल को अल्मोड़ा का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, सुबोध उनियाल को पौड़ी जिले का प्रभार दिया गया है, अरविंद पांडे बने चंपावत पिथौरागढ़ जिले के प्रभारी मंत्री, गणेश जोशी को दिया गया उत्तरकाशी जिले का प्रभार, धन सिंह रावत बने हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री, रेखा आर्य को बागेश्वर जिले का प्रभार मिला, स्वामी यतीश्वरानंद बने उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी। तो जिलों में प्रभारियों को नियुक्त किया गया है। गणेश जोशी को दिया गया उत्तरकाशी जिले का प्रभार, अलग अलग जगहों का प्रभार जो है अलग अलग मंत्रियों को दिया गया है। और
ऐसे में देखा जा रहा है कि कई सारे ऐसे मंत्री हैं जो जिलों को बदले भी हैं। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सुदीप, एक बड़ा फेरबदल किया गया है मंत्रियों का और नया एक तरह से कहा जा सकता है जिला उन्हें दिया गया है। इसको लेकर सबसे पहले क्या जानकारी मिल रही है? जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रविवार को मुख्यमंत्री ने शपथ ली और रविवार को ही कैबिनेट बैठक कर ली। पोर्टफोलियो अभी तक नहीं बटे, आज मंगलवार है और सोमवार को मुख्य सचिव हटा दिए गए। आज मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी करते हुए मंत्रियों को उनके जिले बता दिए कि जहां उनको प्रभारी मंत्री रहना है, जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करनी है, लंबित कामों की समीक्षा करनी है, कार्यकर्ताओं से मिलना है और यदि किसी अधिकारी की कोई शिकायत है तो वो भी शासन को, सरकार को बतानी है। ये बताता है कि मुख्यमंत्री कितनी तेजी में है, कितना एक्शन उनमें दिख रहा है। दूसरी बात, जो परिवर्तन की बात है, सतपाल महाराज पे कभी हरिद्वार होता था, अब उन्हें पहाड़ दिया गया है। इसी प्रकार से हरक सिंह रावत का जिला बदला गया है, सुबोध उनियाल का भी जिला बदला गया है। हालांकि ये एक सामान्य प्रक्रिया ही इसे माना जाना चाहिए। महाराज भी जरूर थोड़ा दूर पहाड़ के जिले में पहुंच गए, हालांकि वो कभी सांसद भी होते थे तो उनका ये क्षेत्र रहा होगा। तो मुख्यमंत्री ने संकेत भी दिया है और संदेश स्पष्ट तौर पर दे दिया है कि यदि सरकार फील्ड में है, अफसर फील्ड में है तो काम बेहतर हो, लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिले सरकार से, लोगों को लगे उनकी सरकार है, एक अच्छा काम हो, ये कोशिश की गई है। एक सूचना हमारे पास ये भी है कि रात तक एक ब्यूरोक्रेसी में बड़ी सर्जरी करने जा रहे हैं पुष्करधामी। कार्मिक से फाइल बनकर उनके पास चली गई है। सूत्र ऐसा बता रहे हैं 4 डीएम 3 कप्तान हट सकते हैं और कुछ और भी फेरबदल जैसे आबकारी, शहरी विकास में भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस तरीके से जिलों में प्रभारी नियुक्त करने के पीछे के क्या मायने हैं? सुदीप, क्या समझें कि अभी से ही चुनाव की तैयारी अब जोर शोर से पुष्कर धामी ने संभालनी शुरू कर दी है? देखिए, टीम पुष्कर यही एक वजह है कि पोर्टफोलियो न बटने के बावजूद मंत्रियों को जिले दे दिए गए। मंत्रियों को भी परफॉर्म करना है, सरकार को आगे अवगत कराना है कहाँ क्या समस्या है। दूसरी बात, सरकार चाहती है कि जो उनके मंत्री हैं, अब राज्य मंत्री कोई नहीं प्रदेश में, सब कैबिनेट मंत्री हैं, तो अगर इन पर बड़ा प्रोफाइल है तो उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी है, तो काम भी बड़ा करना होगा। लिहाजा इनको बड़े जिलों की जिम्मेदारी दी गई है और इनका आउटपुट सरकार समीक्षा करेगी, जिसकी शासन में और मुख्यमंत्री स्तर पर समय समय पर इस पर महत्वपूर्ण आदेश भी होंगे। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, नए नए प्रभारी युवकों को अलग जिम्मेदारी दी गई है। सीएम पुष्कर धामी ने प्रभारी मंत्री तैनात किए हैं अलग अलग जिलों में। मंत्रियों के पहले के जिलों में फेरबदल हुआ है, हर मंत्री को एक नया जिला मिला है। हरक सिंह रावत बने टिहरी के प्रभारी मंत्री, तो इसके अलावा सतपाल महाराज बने रुद्रप्रयाग और चमोली के प्रभारी मंत्री। तो एक तरह से एक जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव के मद्देनजर ही, चुनाव नजदीक है और कोई मौका भारतीय जनता पार्टी हाथ से जाने नहीं देना चाहती, इसीलिए इन्हें एक जिम्मेदारी दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा अपने जिले में काम करें मंत्री और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर एक मजबूत स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है। तो वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दिए हैं कि उन्होंने कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है। जल्दी वो हरियाणा के सीएम से भी वार्ता करेंगे। क्या निर्णय लिया जाना है, आपको बताते चलें कि कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का शासन पहले ही निर्णय ले चुका है, यानी मुख्यमंत्रियों की आपसी चर्चा को देखते हुए इसके संचालन की उम्मीद बन रही है। कांवड़ यात्रा पर मैंने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी, कल मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात की थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी मैं बात करूंगा और जैसा सभी का मत बनेगा उसके हिसाब से ही। कांवड़ यात्रा पर मैंने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी, कल मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात की थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी मैं बात करूँगा और जैसा सभी का मत बनेगा। तो रविवार को पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। धाम के साथ 11 और विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। धामी को सीएम चुने जाने से पार्टी के कई सीनियर नेता नाराज थे, लेकिन शपथ लेने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के सामने काम ज्यादा है और समय बहुत कम है। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में नया सीएम, नए सपने, पहाड़ में विकास के रास्ते कितने।
धामी के सामने चुनौतियां अपार। सीनियर्स को कैसे मनाएंगे सरकार? अग्निपथ। पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। पुष्कर ऐसे समय में सीएम बने हैं जब विधानसभा के चुनाव करीब हैं और 2017 में सत्ता में आई बीजेपी सरकार के अब तक के कामकाज पर कई सवाल हैं। पुष्कर को कांटों का ताज मिला है। नए मुख्यमंत्री के सामने समय कम है और चुनौतियां ज्यादा। 2022 के चुनाव में 2017 के शानदार प्रदर्शन को दोहराने की सबसे बड़ी चुनौती है। बेलगाम नौकरशाही पर नियंत्रण कैसे पाएंगे, ये भी सवाल है। विकास कार्यों को धरातल पर उतारने की चुनौती भी पुष्कर के सामने है। क्षेत्रीय जातीय समीकरण साधने के साथ ही गढ़वाल कुमाऊं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती भी है। धामी को कई खेमों में बटी भाजपा में संतुलन साधना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री देवस्थानम बोर्ड पर तीर्थ पुरोहितों को कैसे मनाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। क्या ग्यारसन मंडल पर सरकार फैसला बदलेगी, इसका इंतजार भी प्रदेश की जनता को है। पुष्कर को जनता को यह भी समझाना होगा कि 2 बार मुख्यमंत्री क्यों बदला गया। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए उनके पास क्या प्लान है और 20,000 पदों पर जल्दी भर्ती कैसे होगी, ये बताना होगा। पुष्कर धामी को पार्टी के अंदर उठे साथियों को मनाना है। विपक्ष के हमले की काट खोजनी है और इसके लिए उनके पास अब समय बहुत कम है। नहीं, मैं जानता हूँ, मैंने नौजवानों को, युवाओं के बीच में काम किया है। मैंने छात्र संघ की राजनीति की है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, छात्र राजनीति की है। वहाँ पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। फिर उत्तराखंड के अंदर पिछले 21 सालों से लगातार युवा मोर्चा के रूप में भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दायित्वों के साथ मैंने हमेशा नौजवानों की, युवाओं की, बेरोजगारों की, यहाँ पर हमेशा उनकी समस्याओं को उठाया है, उसके लिए संघर्ष किया है। तो निश्चित रूप से अब क्योंकि मुझे पार्टी ने, मेरी मां ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया है, मैं सबको साथ में लेकर, सरकार के रूप में नहीं बल्कि एक साझीदार के रूप में उन सबके साथ मिलकर उनकी समस्याओं के लिए। मुझे लगता है कांग्रेस छटपटा गई है केंद्र के ऐसे निर्णय के बाद और उन समझ नहीं पाई एक युवा मुख्यमंत्री का उनके पास जवाब क्या होगा। इसलिए वो कभी होर्डिंग पे प्रश्न उठाते हैं, कभी बार बार मुख्यमंत्री बनने। अरे हमारा विचार देखो ना, हमारा विजन देखो, हमारा चुनावी घोषणा पत्र उठाओ। हमने जो कमिटमेंट किए थे वो एक एक कमिटमेंट हम पूरा कर रहे हैं। नेतृत्व परिवर्तन के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी भाजपा के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। देखिए, विकास तो नए मुख्यमंत्री तब करेंगे जब इनके घर का घमासान, इनके घर का सिरफुटअव्वल तो थम जाए। उत्तराखंड की सबसे बड़ी पीड़ा तो यही है कि अब तीसरा मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद भी भाजपा के खेमे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बेरोजगारों की, किसानों की, महिलाओं की, व्यापारियों की, कर्मचारियों की सुध लेने का टाइम किसी के पास नहीं है। ऐसे ही देखते देखते 4.5 साल बीत गए इनकी सिरफुटअव्वल देखते देखते। वहीं आपका कहना है कि लगातार मुख्यमंत्री बदलकर बीजेपी ने जनता के जनादेश का अपमान किया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस प्रदेश की जनता को एक स्थिर सरकार का वादा करके प्रचंड बहुमत से सत्तासीन होने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में एक के बाद एक लगातार 3 मुख्यमंत्री बदलकर उत्तराखंड की जनता द्वारा दिए गए जनादेश का अपमान किया है। और वर्तमान मुख्यमंत्री जो हताशा, लाचारी और मजबूरी में लाए गए हो, जो अपने ही मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार्य नहीं हो, पार्टी हाईकमान द्वारा मान मनोबल और दबाव के बाद जिनको स्वीकारा गया हो, वो किसी और से पहले खुद अपनी पार्टी और सरकार के लिए चुनौती है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी एक ऐसे कप्तान के तौर पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं जिन्हें स्लॉग ओवर्स में क्रीज पर आने का मौका मिला है। पुष्कर को अब तेजी से रन बनाने हैं और विकेट भी बचाना है। सूबे के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने कम समय में ज्यादा चुनौतियां हैं। हालांकि शपथ ग्रहण के साथ ही कैबिनेट बैठक और तत्काल मुख्य सचिव बदलने का फैसला ये बताता है कि वो भी कोई कोर कसर या देर नहीं चाहते। बहरहाल देखना होगा अगले 7 माह में वो पार्टी के पक्ष में कितना अच्छा माहौल बना पाते हैं और जनता के विकास कार्यों और जनता की जरूरतों को कितना समय से पूरा कर पाते हैं। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, देहरादून, न्यूज़ 1 इंडिया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों पर मीडिया से बातचीत में कहा है कि सरकार युवाओं को रोजगार दिए जाने से लेकर पुलिस के ग्रेड पे भी चिंतित है। उन पर और आउटसोर्स कर्मियों के मामलों पर भी सरकार ने निर्णय लेने का मन बनाते हुए आदेश कर दिया है।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश में कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ आक्रामक होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर विधानसभा अध्यक्ष को घेरने की कोशिश भी कर रही है। यही नहीं, कांग्रेस तमाम ऐसे मुद्दों को उठा रही है जिनसे विधानसभा अध्यक्ष का नाता जुड़ा हुआ है। सोमवार को भी कांग्रेस ने छिद्दरवाला में विधानसभा अध्यक्ष के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी की। विधानसभा के अंतर्गत ऋषिकेश के विधायक विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा जो विधानसभा के अंतर्गत बोले गए झूठे वादे, की गई झूठी घोषणाओं के विरोध में हमने बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है और उसकी शुरुआत छिद्रवाला चौक पे मां भद्रकाली के प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर के प्रांगण से किया है, क्योंकि इस सिद्धपीठ मंदिर के लिए भी 2008 में जब वो विधायक बन के आए थे तो उन्होंने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। वो आज तक धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं कहीं भी, ना ही वो घोषणा फलीभूत हुई है, ना ही वो पैसा मंदिर तक अभी तक आया। आज छिद्रवाला काली माता मंदिर में विधायक जी द्वारा 2008 में जब ये मंदिर की स्थापना और भूमि पूजन किया जा रहा था तो उस समय माननीय विधायक जी ने 1 लाख रुपए विधायक निधि से घोषणा की थी कि मैं दूंगा, लेकिन वो 1 लाख रुपए आज तक इस मंदिर को नहीं दिया गया। वैसे ही 2017 के चुनाव में जब विधानसभा अध्यक्ष जी ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की बनाने की घोषणा यहाँ पर करी थी, वो भी चुनावी एक जुमला था जो उन्होंने साबित किया है कि जुमलों की सरकार है। तो वैसे ही विधानसभा अध्यक्ष जी ने गांव के लोगों को ठगने का काम किया है और झूठी घोषणाएं गांव के लोगों के ऊपर थोपने का काम किया है। माननीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल जी ने 2008 में मंदिर में 1 लाख रुपए की घोषणा की थी, जो कि अब तक वो हमें मिली नहीं है और झूठे वादों के लिए जो माननीय विधायक जी ने झूठे वादे किए थे, जिस कारण से उनके झूठे वादों से जनता खिन्न है और आने वाली 2022 के चुनाव में उन्हें उनका परिणाम भुगतना पड़ेगा। माननीय विधायक प्रेमचंद। तो वहीं रुद्रप्रयाग के पास घोलतीर में हुए कार एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल एक 5 वर्षीय मासूम को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया है। बता दें कि सोमवार को हुए एक्सीडेंट में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 5 साल का ये मासूम बुरी तरह घायल हो गया था, जिसकी गंभीर हालत में देखते हुए उसे एम्स में भर्ती कराया गया है। एम्स के जनसंपर्क अधिकारी का कहना है कि सिर की चोट की वजह से बच्चे की हालत नाजुक है। तो वहीं सोमवार की देर शाम को मसूरी देहरादून मार्ग गज्जी बैंड के पास एक बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसमें उत्तराखंड परिवहन की बस और जीप की आमने सामने से भीषण टक्कर हो गई। गनीमत रही कि दोनों वाहनों में सवार लोग बाल बाल बच गए, लेकिन दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बता दें कि हादसे के दौरान किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो वही कोरोना जागरूकता और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का संदेश देते हुए साइकिलिंग दल हल्द्वानी से नैनीताल पहुंचा। बता दें कि 50 किलोमीटर की दूरी तय करके ये साइकिलिंग दल नैनीताल पहुंचा है और दल के सदस्य हरबिंदर सिंह ने बताया कि कोरोना काल में हम सभी को अपनी अच्छी सेहत के लिए हर रोज साइकिल चलानी चाहिए। हरबिंदर बताते हैं कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से साइकिल चलाने में शरीर स्वस्थ रहने के साथ साथ खर्चा भी बचता है। साइकिल से संदेश ये देना चाहते हैं कि एक साइकिलिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग करती है, हमारी हेल्थ भी अच्छी रखती है और हमारी वेल्थ भी अच्छी रखती है, हमारे खर्चे भी कम करती है और हेल्थ के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। और जिस तरह का टाइम चल रहा है 1 डेढ़ 2 साल से हर चीज़ बंद है, लेकिन एक साइकिलिंग ही ऐसी चीज़ है जिससे हम वर्कआउट भी कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज भी हो रही है, हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो रही है। इससे हम करीब 1.5 साल से साइकिलिंग कर रहे हैं। जागरूकता यही है कि भाई आप साइकिलिंग
आदमी को करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। आपको स्ट्रॉन्ग वकील से संदेश। तो इन नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण मैदानों में रहने वाले लोग पहाड़ों में ठंडे मौसम का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। तराई में पड़ रही झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए पर्यटक हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं। तो वहीं प्राकृतिक सौंदर्य में सरोवर नगरी के नाम से मशहूर नैनीताल और आसपास के पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की चहल कदमी भी शुरू हो गई है। अच्छा वेदर है तो वी आर जस्ट इट्स अ वेरी प्लेजेंट वेदर, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ आकर। खूब एंजॉय कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे पेरेंट्स भी आए हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। वेदर में बहुत डिफरेंस है, वहाँ हमारे यहाँ 38-40 है, यहाँ पे 20-21 डिग्री है, तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। एंजॉय कर रहे हैं। हमने जो होटल भी है वो लेक व्यू का लिया हुआ है, वहाँ हम आज सुबह मॉर्निंग में ही पहुँचे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुबह वेदर भी बहुत अच्छा था और यहाँ का ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ के, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत रोमांटिक पहाड़ियाँ हैं, बहुत अच्छी है। मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत एंजॉय कर रही हूँ। बिल्कुल बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ दिल्ली के मौसम की, तो दिल्ली का मौसम इस समय बेहद गर्म है, जहाँ दिल्ली का मौसम 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म है। उसी मौसम को देखते हुए हमने यहाँ नैनीताल का रुख किया है और यहाँ आने के बाद मौसम में बहुत बदलाव है, बहुत ही कम तापमान है। सुबह हमारा यहाँ आना हुआ था और हमारा होटल भी लेक व्यू की साइड में ही है। सर अभी तो थोड़ा लोग आ ही रहे हैं सब, और उसकी वजह से सभी लोगों को काम मिल भी जा रहा है इस टाइम। पीछे से तो खैर परेशानी कुछ कम हुई है, इस टाइम जो काम चल रहा है हमारा, 1-2 चक्कर का, 1 चक्कर का काम हो जा रहा है घोड़ा वालों को सभी का। तो कितना फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा क्या सर, अपना पेट पालनी हो जा रहा है और क्या। इस टाइम तो पीछे का कर्ज बंद हो रहे थे, अब वो कर्ज बंद इधर करना अदा करना हम लोगों ने, ये वाली परेशानी थी, वो परेशानी कम हो जाएगी सर, जब काम खुलेगा तो सभी का खुलेगा काम। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।